वेलकम दोस्तों, एग्जाम है .com में आपका स्वागत है। आज हम लोग आधुनिक भारत का छठा वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम लोग बक्सर के युद्ध के बारे में पढ़ेंगे और उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। देखेंगे विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस टॉपिक से कहां कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसको इस टॉपिक को इस तरह से पढ़ने की कोशिश करेंगे कि कहीं से भी प्रश्न पूछे जाए, छोटे नहीं, विगत वर्षों में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं इस टॉपिक से उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे वीडियो के अंत में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बक्सर का युद्ध के बारे में। बक्सर का युद्ध हम लोग को पढ़ने के लिए इसके पीछे का बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा। 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध होता है और उसके बाद भारत में ब्रिटिशों का राजनीतिक सत्ता का प्रारंभ होता है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि प्लासी का युद्ध का परिणाम क्या होता है, वहीं से मेन आधार तैयार होता है बक्सर का युद्ध को। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्लासी का युद्ध का परिणाम क्या होता है। 23 जून 1757 ईस्वी को 23 जून 1757 ईस्वी में क्या होगा, प्लासी का युद्ध हो रहा है। प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हो रहा है? ब्रिटिशों के बीच हो रहा है। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिशों की तरफ से लॉर्ड क्लाइव लड़ते हैं। और इस युद्ध में ब्रिटिश लोग कूटनीति का प्रयोग करके बंगाल पे विजय प्राप्त करते हैं और सिराजुद्दौला को हरा देते हैं। कहा जाता है कि मीर जाफर बंगाल के धनी लोगों ने बंगाल को ब्रिटिशों के हाथों बेच दिया। इस युद्ध में सिराजुद्दौला का हार का मुख्य कारण रहता है कि उसके बहुत सारे अधिकारी और उस समय जो बंगाल में अमीर वर्ग के लोग थे उन लोग ब्रिटिशों का साथ देते हैं। इसी कारण सिराजुद्दौला की हार हो जाती है। सिराजुद्दौला के हारने के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। बंगाल का नवाब बनाए जाने के बाद मीर जाफर ब्रिटिश को बहुत सारा उपहार देता है और लॉर्ड क्लाइव जब इसका आकलन करता है तो यह 3 करोड़ से भी अधिक रहता है। 1 करोड़ 87 लाख के करीब ईस्ट इंडिया कंपनी को उपहार के स्वरूप देता है। उसके बाद लगभग 20 लाख लॉर्ड क्लाइव को देता है और सारे अधिकारी सेना मिला जुला के 30 लाख से बेसी का इन लोगों को उपहार में दे देता है। 24 परगना की जमींदारी दे देता है। कौन ये सब दे रहा है? आपका जो बंगाल का नवाब बना है मीर जाफर को इन्होंने जो प्लासी के युद्ध में साथ देता है। किसका साथ देता है? ब्रिटिशों का साथ देता है और सिराजुद्दौला को हराता है और बंगाल का नवाब बनता है अंग्रेजों की सहायता से। उसके नवाब बनने का में जो हेल्प करते हैं अंग्रेज लोग, इसको बैठाते हैं। ये एक तरह से बहुत ही कमजोर शासक रहता है। क्या करता है, बहुत सारा जो धन रहता है जो उसको दे देता है, अंग्रेजों को उपहार स्वरूप दे रहा है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में ये जो अंग्रेजों को व्यापार करने में पास बनाने, दस्तक बनाने में छूट दे देता है। व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी रहते हैं उसको भी व्यापारिक छूट दे देता है, मतलब मिल जाता है। इसके बाद अंग्रेज लोग समझते हैं कि बिहार हो गया, आपका बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, ये तीनों जगह पर वे बिना चुंगी दिए, चुंगी उस समय टैक्स को चुंगी कहा जाता था, चुंगी दिए बिना ये लोग व्यापार कर सकते हैं। होता क्या है, धीरे धीरे अब मीर जाफर को एहसास होने लगता है कि मेन होता क्या, ब्रिटिश लोगों को लगता है कि मीर जाफर एक सोने का थैली है। जब मन किया हाथ डाले, निकाल लिए, जितना मन किया हाथ डाल रहे हैं निकाल ले रहे हैं। अब यहाँ से कहा जा सकता है बंगाल की जनता का जब तक खून का एक एक बूंद नहीं समाप्त हो जाए उसके शरीर में, तब तक अंग्रेज लोग बंगाल की जनता को लूटना चाहते थे। यहाँ तक कि ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर का भी मानना था कि मीर जाफर एक कामधेनु गाय है, जब मन करे जब जी चाहा हाथ डालो और उसके अंदर से सोना निकाल लो। इस तरह करते करते बंगाल का खजाना खाली होने लगता है। मीर जाफर को एहसास होता है कि हम ये बहुत बड़ा गलती किए। अब क्या करता है वो, धीरे धीरे इसके बातों का विरोध, अंग्रेजों का विरोध करने लगता है। कोई बात नहीं तो अंग्रेज लोग इसका क्या होगा, आलोचना करने लगते हैं और धीरे धीरे क्या होगा, इसको 1760 ईस्वी में गद्दी से हटवा देते हैं और इसके जगह इसका दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना देते हैं। मीर जाफर और अंग्रेजों के बीच छोटे मोटे बहुत सारे युद्ध होते हैं।
19 जुलाई 1760 ईस्वी में माफ कीजिएगा 19 जुलाई 1760 ईस्वी में क्या हो रहा है, कारवां का युद्ध होता है। कारवां का युद्ध हो रहा है 19 जुलाई 1760 के बीच में। ये युद्ध किसके बीच हो रहा है, मीर जाफर के बीच हो रहा है, अंग्रेजों के बीच हो रहा है। इसमें मीर जाफर की हार होती है। ऐसे बहुत सारे छिटपुट युद्ध होते हैं जिसमें मीर जाफर हार जाता है और लास्ट में यहाँ से ये छोड़ देता है। उसके बाद क्या होता है, मीर कासिम को नवाब बनाया जाता है। मीर कासिम 1760 से 1763 ईस्वी तक शासन करता है। मीर कासिम जब नवाब बनता है तो यह भी बहुत सारा उपहार देता है अंग्रेजों को जब इसको नवाब बनाया जाता है। लेकिन यह बहुत ही शक्तिशाली शासक था, यह बहुत तेज दिमाग का था। यह चाहता है कि धीरे धीरे हम अंग्रेजों का मतलब क्या कहें, कठपुतली बन के नहीं रहे, अंग्रेजों से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से शासन चलाना चाहता है। क्या करता है, ये अपना राजधानी को बदल देगा। बंगाल की राजधानी जो मुर्शिदाबाद थी उसको स्थानांतरित कर देता है और बंगाल की राजधानी कहाँ ले जाएगा, मुंगेर ले जाता है, ताकि वो अंग्रेजों से दूर रह सके, उन लोग से स्वतंत्र होकर अपना शासन चला सके। लेकिन अंग्रेज लोग ऐसा होना देना नहीं चाहते थे। मीर कासिम को मालूम था कि जब तक अंग्रेज लोग के अनुसार वो शासन करेगा तो एक स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। अंग्रेज लोग हमेशा उससे उपहार मांगेंगे, इसलिए वो चाहता था कि एक स्वतंत्र रूप से सत्ता चलाने। उसको मालूम था स्वतंत्र सत्ता चलाने के लिए उसके पास शाही खजाना होना चाहिए, पैसे होना चाहिए। बिना पैसे के बिना वो स्वतंत्र रूप से अपना सत्ता का नहीं चला सकता है। उसको बहुत सारी सैनिक की जरूरत था, इसलिए क्या करता है, ये मुंगेर में वोड़ेदार बंदूक की फैक्ट्री लगाता है। क्या कर रहा है, वोड़ेदार बंदूक की फैक्ट्री लगा रहा है, तोपों की फैक्ट्री लगा रहा है, तोप बनाने का अपना सेना विस्तार कर रहा है। उसके बाद क्या करेगा ये, इसके शासनकाल में जितने भी जमींदार थे जिनका जो बकाया था उससे सबसे बकाया वसूल करने का कोशिश करते हैं। अधिकारियों को छटनी करता है, जो काम के अधिकारी नहीं है उसको छाट के अलग करता है। अब क्या होगा, अब देखता क्या है कि अंग्रेज लोग जो अंग्रेज के अधिकारी थे वो लोग भारत पे व्यापार करते थे तो वो लोग टैक्स नहीं देते थे, वो लोग दस्तक का दुरुपयोग करते थे। 1717 ईस्वी में फ्रक्सियर ने दिया था। फ्रक्सियर में जो 1717 ईस्वी में जो लोग विशेष फरमान दिया तो उसके अनुसार कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, विदेशी तो आयात निर्यात का जो व्यापार बिना चुंगी दिए, बिना टैक्स दिए कर सकेगी। लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी लोग होंगे उनको व्यापार करने के लिए क्या होगा, उनको टैक्स देना पड़ेगा। वो व्यापार तो कर सकते थे लेकिन उसको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अंग्रेज लोग इसको देना नहीं चाहते थे। अब मीर कासिम कहता है कि वही नियम के अनुसार आप लोग व्यापार कीजिए। इन लोग मानते नहीं। इस समय मीर कासिम इतना मजबूत नहीं है, उन लोग की ताकत के बल पे अंग्रेज को दबाते। तो ये क्या करता है, देखता है कि जब अंग्रेज के जो अधिकारी लोग हैं टैक्स नहीं दे रहे तो इसका शाही खजाना में भी कमी आ रहा है। प्लस भारत में जो व्यापारी लोग हैं उन लोग को बहुत नुकसान होता था। कैसे होता था कि जो सामान मान लीजिए व्यापार कर रहे हैं, जो सामान इन लोग बेचते थे 10 रुपया में, मान लीजिए अंग्रेज लोग 5 रुपया मुनाफा हुआ, उन लोग 1 रुपया भी नहीं टैक्स दिए। अब भारतीय व्यापारी है उसी सामान को 10 रुपया में बेचे, 5 रुपया उनको मुनाफा हुआ, 3 रुपया टैक्स दे देना पड़ रहा है गवर्नमेंट को, तो मात्र 2 रुपया बच रहा है। तो इस तरह भारतीय व्यापारी धीरे धीरे नीचे की ओर गिर रहे थे और ब्रिटिश व्यापारियों का बोलबाला बढ़ रहा था। ये देखते हुए क्या करेगा मीर कासिम, भारत के अंदरूनी व्यापार में जो टैक्स रहता है उसको एकदम समाप्त कर देता है। मतलब अब भारतीयों को भी टैक्स देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। भारतीय लोग भी बिना टैक्स दिए व्यापार करेंगे। अब दोनों में प्रतिबद्धता होगी, ब्रिटिशों में भारतीय व्यापारी में। ये देख के ब्रिटिश लोग कहते हैं कि ये नहीं, हम लोग को जो विशेष अधिकार मिला था उसकी ये अवहेलना कर रहा है। फलस्वरूप क्या होगा, दोनों में छिटपुट युद्ध होता है। उसके बाद क्या होगा, मीर कासिम यहाँ से भाग जाता है। मीर कासिम भाग के कहा चला जाएगा, अवध में चला जाता है। अवध में चल जाएगा। उसके बाद यह क्या करेगा, अपना योजना बनाता है कि अंग्रेजों लोगों को कैसे भगाया जाए, कैसे हराया जाए। अवध में जाके अवध का नवाब से
संधि करेगा। उसके बाद जो मुगल सम्राट इस समय शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय है, वो मुगल सम्राट है। मुगल सम्राट भी इस समय काफी कमजोर हो चुका है, लेकिन क्या होगा, कमजोर होने के बावजूद भी अभी मान्यता वही, उन्हीं के अनुसार भारत का मेन शासक वही है, शाह आलम द्वितीय से ये संधि करता है। उसके बाद ये अवध का नवाब, अवध का नवाब कौन है, अवध का नवाब शुजाउद्दौला से और मीर कासिम, ये तीनों क्या कर रहा है, तीनों त्रिगुट सेना का तैयार करता है अंग्रेजों से लड़ने के लिए। अब क्या तीनों त्रिगुट सेना तैयार करके अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ेगा। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में, ये भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा दिन रहता है। इसी दिन के बाद से ही क्या होता है, भारत में अगर अंग्रेजों, बक्सर के युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764 में, इसमें अंग्रेजों लोगों का विजय होता है, विजय प्राप्त करते हैं अंग्रेज लोग। इससे पहले इन लोगों ने जो प्लासी का युद्ध किया था वो अपनी कूटनीति से जीता था, लेकिन बक्सर के युद्ध में क्या होता है, इन लोग अपनी कौशल से, अपनी ताकत के बदौलत क्या होता है कि ये लोग जीत जाते हैं इस युद्ध को, और भारतीय त्रिगुट को हार का सामना करना पड़ता है, जिसमें बंगाल के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल नवाब जो रहते हैं शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम, तीनों मिलकर त्रिगुट सेना का तैयार करता है, लेकिन हार जाते हैं। इसके पीछे कारण बहुत सारे कारण रहते हैं, जिसमें एक मुख्य कारण का समझ सकते हैं। उस समय जो भारतीय सेना लड़ती थी वो पुराने ढर्रे जो थे, तीर भालू, तीर है, बल्लम है, तलवार है, वो सब लेके लड़ रहे हैं, और यहाँ ब्रिटिश लोग हैं, ये आधुनिक है, इन लोग बंदूक का सहारा ले रहे हैं, तोप का सहारा ले रहे हैं। इस कारण से इन लोगों को जीतने में आसानी होती है, दोनों तरफ से काफी क्षतिपूर्ति होती है। इस क्षतिपूर्ति होने के बाद अंग्रेज लोग जीत जाता है। इसमें अंग्रेज की तरफ से हेक्टर मुनरो की अगुवाई में अंग्रेज लोग लड़ाई लड़ते हैं। और ये जो प्लासी बक्सर के युद्ध होता है, ये बक्सर क्या है, बनारस के पूरब की दिशा में बक्सर जगह है, वही जगह पे बक्सर के मैदान पे ये युद्ध होता है, और इस युद्ध में अंग्रेज लोग जीत जाते हैं। अंग्रेज लोगों के जीतने के बाद क्या होगा, इलाहाबाद की संधि होती है। होता क्या है, 1757 में जब अंग्रेज लोग प्लासी का युद्ध जीत गए थे, उसके बाद 1760 में लॉर्ड क्लाइव को इंग्लैंड वापस भेज दिया जाता है, लेकिन 1760 में भेज दिया गया। जब बक्सर का युद्ध जीत लिया गया, उसके इलाहाबाद की संधि करने के लिए पुनः दोबारा क्या होता है, लॉर्ड क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बना के भेजा जाता है, क्योंकि 1757 में जिस तरह से वो कूटनीति युद्ध करके जीता था, उससे अंग्रेजों लोग को भरोसा हो गया था, यह बहुत महारत हासिल वाला आदमी है, बहुत तेज दिमाग वाला आदमी है, इसलिए इसको तुरंत क्या करता है, ये लोग तो 22 अक्टूबर 1764 को ही जीत जा रहा है बक्सर का युद्ध, लेकिन तुरंत नहीं, जो संधि किया उसको क्रियान्वित तुरंत नहीं करता है, वेट करता है कि लॉर्ड क्लाइव आएंगे और वो अपने दिमाग से क्रियान्वित करेंगे। और क्या होगा, जब तक आ रहे हैं लॉर्ड क्लाइव, उस बीच क्या होगा, 20 फरवरी को 1765 में बंगाल में कोई नया नवाब नहीं है, मीर कासिम तो जो नवाब था वहां से भाग गया है, उसके जगह निजामुद्दौला को शाह आलम द्वितीय द्वारा मान्यता दिला के इसको नवाब बनाया जाता है। शाह आलम द्वितीय द्वारा मान्यता दिला के ब्रिटिश लोग क्या होगा, इसको नवाब बनाएगा। नवाब बनाने के बाद क्या करेगा, इसके साथ संधि करता है, निजामुद्दौला के साथ कैसा संधि करता है, ये निजामुद्दौला भी जब नवाब बनता है तो बहुत सारा उपहार क्या करेगा, ब्रिटिश लोगों को देगा। अब इसके साथ संधि करेगा, कैसा संधि करेगा कि अब जो निजामुद्दौला है, जो बंगाल का नवाब है,
अब वो नवाब डायरेक्ट बंगाल में शासन नहीं चलाएगा, अब उसके लिए वो सूबेदार होगा, सूबेदार का नियुक्ति जो होगा किया जाएगा, और उसको बंगाल का नवाब जो है वो नहीं हटा सकता, वो अंग्रेजों लोगों का परमिशन लेना पड़ेगा। और मतलब कहिए कि अब जो शासन होगा बंगाल पे वो अंग्रेजों के अधीन आ गया, अंग्रेजों के अधीन आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ उसका जो भी नवाब ने कहिए सूबेदार बनेगा, सूबेदार जिसके अंतर्गत में केवल प्रशासन रहता था, दीवानी का अधिकार नहीं था, तो मतलब टैक्स पैसा कलेक्ट करने वाला अधिकार नहीं है, बस निर्वहन प्रशासन को कंट्रोल करने का अधिकार रह गया है, बस वही कर सकता है, जितना चुंगी लेने का है, जितना टैक्स कलेक्ट करने का है, ये अधिकार इसके पास से छीन लेता है। अब लॉर्ड क्लाइव पहुंच गया है भारत, बंगाल का गवर्नर जनरल बन के। उसके बाद क्या होगा, 12 अगस्त के दिन, 12 अगस्त 1765 में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में संधि होता है। इस संधि के तहत बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन तीनों क्षेत्रों की दीवानी ब्रिटिश को दे दी जाती है। शाह आलम द्वितीय जो उस समय क्या कहें, शक्ति के मामले में तो अपने कंट्रोल पे नहीं रखा था, लेकिन मुख्य रूप से क्या कहें, कानूनन रूप से जो मान्यता होता है अंग्रेज लोग शाह आलम द्वितीय से प्राप्त कर लेता है। अब ये तीनों जगह का ये को दीवानी मिल गया, मतलब अब ये टैक्स कलेक्ट करेगा, जितना कर वाला काम है अब अंग्रेज लोग करेगा, और यहाँ से इन लोग का बहुत ज्यादा लाभ होता है। और उसका क्या करेगा, काला और इलाहाबाद, काला और इलाहाबाद क्षेत्र है जो शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया जाता है इसके बदले में, और 26 लाख रुपए दीवानगी के रूप में ब्रिटिश लोग शाह आलम द्वितीय को देते हैं। उसके बाद क्या होगा, 16 अगस्त को, 16 अगस्त के दिन क्या होगा, ब्रिटिश लोगों के बीच में और आपके अवध के नवाब सुजादुल्ला के बीच में संधि होता है। इस संधि के अनुसार जो अवध का कारा और इलाहाबाद जगह जो आपको दे रहा है, किसको दिया है, शाह आलम द्वितीय को, वो जगह इन लोग से छीन लेता है, प्लस 50 लाख रुपया हर्जाने के रूप में लेता है, किससे, अवध के नवाब से। उसके बाद यही सब स्थिति आती है धीरे धीरे। अब इसके बाद क्या होगा, बंगाल में द्वैध शासन लगेगा। अच्छा, अब हम लोग ये जब बक्सर के युद्ध के बारे में अच्छे से पढ़ लिए, इस टॉपिक में देखेंगे कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, और उन लोग को हम लोग जो पढ़े हैं उससे प्रश्न सॉल्व हो रहा है कि नहीं, तो हम लोग कुछ प्रश्न को उठा के देखेंगे। एक आपका प्रश्न पूछा गया था, इसको डाले सबसे पहले, विगत परीक्षाओं में जो पूछे गए हैं प्रश्न, उन लोग इस टॉपिक से उसको एक सूची बना के तैयार किए हैं ताकि समझने में आप लोगों को आसानी हो। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? ऑप्शन है अलवर्दी खान, अलवर्दी खान है, दूसरा ऑप्शन है सिराजुद्दौला है, तीसरा है मीर जाफर, और चौथा है मीर कासिम। ए, बी, सी और डी। क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो आप लोगों को अभी मैंने पढ़ाया है कि मीर कासिम जो रहता है ये क्या करता है, अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से स्थानांतरण करके मुंगेर ले जाता है। मुंगेर में गोलेदार बंदूक की फैक्ट्री लगाता है, तोपों की कारखाना स्थापित करता है। तो इसका सही जवाब होगा मीर कासिम। अलवर्दी खान जो शासन करता है, इसका शासन का काल 1740 से 1756 रहता है, जबकि ये 1760 में मुंगेर बनता है, मुंगेर राजधानी बंगाल की बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और ये क्वेश्चन पूछा कब गया था ये आप लोग बता देते हैं। आईएएस के एग्जाम में पूछा गया था, आईएएस प्री में 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया है।
यूपी लवर सब डिवीजन में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन यूपी लवर सब डिवीजन में कब पूछा गया है? 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद इस टॉपिक से कहा कौन सा प्रश्न आता है उसके बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। देखते हैं अभी हम लोग जिस तरह से पढ़े हैं उससे सॉल्व हो रहा है कि नहीं क्वेश्चन। अगला सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जितने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया, पूछा जा रहा है सबसे अधिक वह निर्णायक युद्ध कौन था जिसके द्वारा अंग्रेजों का भारत में प्रभुत्व स्थापित हुआ। तो एक ऑप्शन है बक्सर का युद्ध, बी है प्लासी का युद्ध, तीसरा ऑप्शन है वांडीवांस का युद्ध, और चौथा ऑप्शन है पानीपत का युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध। यह प्रश्न आपका पूछा गया है यूपीपीसीएस 2000 यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है आपका यूपीपीसीएस के प्री में 1990 में पूछा गया है यह प्रश्न, और 2003 में यह प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्या है? सबसे अधिक निर्णायक युद्ध, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसमें अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया, जिसमें अंग्रेजों का भारत में प्रभुत्व स्थापित किया। इसमें लोग कंफ्यूज करते हैं और प्लासी का युद्ध का मान देते हैं, लेकिन ये प्लासी का युद्ध नहीं, बक्सर का युद्ध होगा। प्लासी का युद्ध तो एक मामूली झड़प होता है उस समय, और उसका व्यापक परिणाम बाद में होते हैं, जो परिणाम होता है बक्सर का। तो व्यापक परिणाम जब प्रभुत्व का बात आएगा तो ये बक्सर का युद्ध होगा। इसका सही जवाब होगा बक्सर का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? यह क्वेश्चन बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था, यह प्रश्न एमपीपीसीएस में पूछा गया है। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में पूछा गया है। यह पूछा गया है 2005 का प्री में, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में पूछा गया है 2005 के प्री में। ऑप्शन है औरंगजेब है, शाह आलम द्वितीय है, बहादुर शाह जफर है, और शाह आलम प्रथम। अभी आप लोगों को पढ़ाए थे शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय बक्सर के युद्ध में भारतीयों की तरफ से लड़ता भी है और वही मुगल सम्राट रहता है उस समय। तो इसका सही जवाब होगा शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। प्लासी का युद्ध क्या होता है? अंग्रेज लोग कूटनीति से जीतते हैं, लेकिन बक्सर का जो युद्ध होता है वो अंग्रेज लोग किससे जीत रहे हैं? वो अपने सैन्य शक्ति से, कौशल से जीते हैं। अभी आप लोगों को वीडियो में बताए हैं कि कौशल के द्वारा जीत रहे हैं, इसलिए इसका सही जवाब होगा बक्सर का युद्ध। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इस क्लास को हम लोगों ने जिस तरह से किया है, जिस तरह से पढ़ा है, इस टॉपिक से जहां से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो आसानी से सॉल्व हो जा रहे हैं, कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं हो रही। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।